हेलो बच्चों। इससे पहले हम लोग देख चुके हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का फर्स्ट पार्ट, है ना। अब हम चालू कर रहे हैं इसका सेकेंड पार्ट। देखो, हमने फर्स्ट पार्ट में क्या देखा, गैल्वेनिक सेल, है ना। गैल्वेनिक सेल हम लोग देख चुके हैं। इसको और क्या बोलते थे, वोल्टेइक सेल, है ना। गैल्वेनिक सेल, वोल्टेइक सेल, जो कि हम पढ़ चुके हैं, है ना। इसमें क्या होता था, इसका मेन चीज क्या था इसका, जो कि हमको याद रखना है कि इसमें केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज हो रहा था। इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज हो रहा था, है ना। केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्जन हो रहा था, किसमें, गैल्वेनिक सेल में, या फिर वोल्टेइक सेल इसको बोलते हैं, ठीक। और क्या देखे थे, मेन चीज, एनोड पे ऑक्सीडेशन हो रहा था, है ना। फिर कैथोड पे रिडक्शन हो रहा था। तो एनोड पे ऑक्सीडेशन, कैथोड पे रिडक्शन, फिर केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्जन हो रहा था, है ना। फिर हम साइन देखे थे क्या इसका, कि एनोड का साइन कैसा था, नेगेटिव साइन था एट एनोड, पॉजिटिव साइन था एट कैथोड, ठीक। अब देखो क्या हो रहा है कि हमारा जो सेकेंड पार्ट है, सेकेंड पार्ट में हम पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, ठीक है। और इसमें क्या क्या चेंजेज होगा वहां पे, वो यहां से देखते हैं। अच्छा, एक चीज और इसमें ऐड करना, एक चीज और क्या, इसमें जो रिएक्शन होता है वो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है। कौन सा रिएक्शन होता है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है। अपने आप रिएक्शन होगा तभी केमिकल एनर्जी रिलीज करेगा इन द फॉर्म ऑफ हीट, और फिर उसको कहाँ कन्वर्ट करेंगे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, मतलब सेल कन्वर्ट करेगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ठीक है। तो सबसे पहले यही कि अगर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल पढ़ते हैं तो ये चीज हमारा चेंज हो जाता है। यहाँ पे केमिकल से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में हो रहा था गैल्वेनिक वाले पार्ट में, जब हम इलेक्ट्रोलाइटिक पढ़ेंगे तो उसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल एनर्जी में कन्वर्जन होगा, पहला पॉइंट, है ना। ये चीज चेंज होगा। सेकेंड एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, कैथोड पे रिडक्शन होता है, वो गैल्वेनिक में भी होगा और इलेक्ट्रोलाइटिक में भी होगा, शुरू में ही बताए थे, है ना। चलिए, साइन यहां पे नेगेटिव है एनोड पे गैल्वेनिक में, तो हम जो पढ़ेंगे अभी इलेक्ट्रोलाइटिक में, वहां पे इसका साइन उल्टा हो जाएगा। तो एनोड पे साइन यहाँ पे नेगेटिव है, तो इलेक्ट्रोलाइटिक में इसका साइन पॉजिटिव हो जाएगा। कैथोड पे पॉजिटिव है गैल्वेनिक में, तो इलेक्ट्रोलाइटिक में इसका अपोजिट हो जाएगा। तो ये चेंज हो जाएगा, ये चेंज नहीं हुआ, ये चेंज हो गया, है ना। तो एक ये चेंज हुआ हमारा, ये चेंज नहीं हुआ, ये चेंज हो गया। फिर रिएक्शन जो इसमें होता है वो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है, किसमें, गैल्वेनिक में। लेकिन इलेक्ट्रोलाइटिक में इस रिएक्शन जो होता है वो नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है, ध्यान में रखना है। कौन सा रिएक्शन होता है, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है। किसमें होता है ये, इलेक्ट्रोलाइटिक वाले सेल में, है ना। तो आओ कुछ इसमें हम समझते हैं कुछ बातें, कि जैसे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में हम जो चालू करने वाले हैं वो है हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, ठीक। इसमें क्या होगा, सबसे पहले इलेक्ट्रिकल एनर्जी से केमिकल एनर्जी में कन्वर्जन होगा, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड, रिएक्शन जो होगा वो नॉन स्पॉन्टेनियस होता है इसमें, तभी तो हम उसको इलेक्ट्रिसिटी दे करके स्पॉन्टेनियस बनाएंगे, है ना। फिर तीसरा, साइन जो होता है इसका, इसमें कैथोड का साइन यहाँ पे पॉजिटिव होता है गैल्वेनिक में, तो यहाँ नेगेटिव होगा। एनोड का साइन यहाँ नेगेटिव होता है गैल्वेनिक में, तो यहाँ पॉजिटिव होगा, ठीक। तो ये चीज ध्यान में रखना है ना। और एनोड पे तो हमेशा फिक्स है कि एनोड पे ऑक्सीडेशन और कैथोड पे रिडक्शन होगा, ठीक। तो यहां तक तो हम समझ गए। अब आओ क्या होता है इसमें, अभी हम समझाए थे कि इलेक्ट्रोलाइटिक वाले सेल में क्या होता है कि जैसे हम लोग को प्रोडक्ट चाहिए होता है ना। जैसे मान लो NaCl है, हमको चाहिए Cl2 गैस,
अब Cl2 गैस कहाँ मिलेगा? ब्लीचिंग एक्शन के लिए Cl2 गैस का जरूरत होता है, ब्लीचिंग पाउडर, है ना, तो वहां पे Cl2 गैस का जरूरत पड़ता है। अब Cl2 गैस कहाँ से आएगा? तो जहां Cl होगा। अब Cl कहाँ होता है? तो जैसे एग्जांपल हम अगर डेली लाइफ का लेना चाहे तो NaCl। अब NaCl में Cl होता है, तो NaCl में Cl जो होता है, NaCl में जो Cl होता है वो Na+ और Cl- के फॉर्म में होता है। लेकिन ये तब होता है जब इसको या तो एक्वस फॉर्म में ला दो या फिर मोल्टेन फॉर्म में ला दो। दो फॉर्म होता है, एक एक्वस एक मोल्टेन, उसको ध्यान में रखना है। एक्वस का मतलब वो कि नमक को हम किसी सॉल्वेंट में ऐड कर दें। जैसे पानी में अगर नमक को मिला दिए तो हमारा जो सोल्यूशन बना वो सोल्यूशन क्या कहलाएगा? एक्वस सोल्यूशन। एक्वस सोल्यूशन, जैसे सोल्यूशन दो टाइप का, एक एक्वस एक नॉन एक्वस। सोल्यूशन दो टाइप का, एक एक्वस एक नॉन एक्वस। एक्वस सोल्यूशन तब बोलेंगे जब सॉल्वेंट हमारा पानी हो, नॉन एक्वस सोल्यूशन तब बोलेंगे जब सॉल्वेंट हमारा अदर देन पानी हो। ठीक, तो पानी के साथ अगर NaCl को मिलाते हैं तो सोल्यूशन हमारा बनता है एक्वस सोल्यूशन। तो मोल्टेन किसको बोलेंगे? तो इसमें हम कोई कंपोनेंट ऐड नहीं करेंगे, सोल्यूशन नहीं बनाएंगे। क्या करेंगे फिर? NaCl होता है सॉलिड के फॉर्म में, नमक पैकेट देखे हैं ना, नमक जो यूज होता है डेली लाइफ में वो सॉलिड के फॉर्म में होता है। तो इसको हम मोल्टेन तब बोलेंगे जब इसको हम हीट कर दो, हीट करके इसको पिघला दो। सॉलिड से हीट करेंगे तो कहां जाएगा? लिक्विड में जाएगा। तो लिक्विड में चला गया तो कोई चीज हम ऐड नहीं किए, केवल उसको हम हीट करके पिघला दिए। तो जब हीट करके पिघला दिए तो लिक्विड में चला गया ये, तो लिक्विड वाले फॉर्म को मोल्टेन स्टेट बोलते हैं। उसमें किसी चीज को ऐड नहीं किए, ऐड करते जैसे पानी ऐड करते तो हमको बोलना पड़ता है इसको एक्वस सोल्यूशन। समझ में आया? तो यहां से जो एक्वस सोल्यूशन बना उसमें ये Na+ और Cl- के फॉर्म में होगा, है ना, या फिर सॉलिड में होगा तो Na और Cl में होगा। Na और Cl के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, है ना, आयनिक बॉन्ड होता है। तो ये Cl अपने आप Cl2 गैस रिलीज नहीं करता। यहां से जो NaCl है, NaCl अपने आप Cl2 गैस रिलीज नहीं करता। तो हमको चाहिए Cl2 और रिलीज करता नहीं है, तो हमको करवाना पड़ेगा। यहां नहीं करता है Cl2 गैस रिलीज, NaCl अपने आप Cl2 नहीं देता, इसलिए Cl2 के रिस्पेक्ट में ये NaCl नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हुआ, क्योंकि वो हमारे हिसाब से रिएक्शन नहीं दे रहा, Cl2 गैस नहीं दे रहा, NaCl Cl2 नहीं दे रहा, इसलिए इसको नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन बोलेंगे। अब Cl2 दे तब हमको क्या करना पड़ेगा? हमको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, तब जाके ये Cl2 देगा। उसके लिए हम क्या देते हैं? इलेक्ट्रिसिटी, है ना, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी, है ना। जैसे एक कंटेनर लो, इसमें इस कंटेनर में हम क्या डाल दिए? NaCl डाल दिए। ठीक, कौन से स्टेट में? मोल्टेन स्टेट में। अब इसमें डाल दिए, अब हमको यहां से चाहिए Cl2, तो क्या करना पड़ता है? दो इलेक्ट्रोड लेना पड़ता है। फिर से बता रहे हैं, इलेक्ट्रोड दो टाइप का, एक एक्टिव एक इनर्ट। एक्टिव इलेक्ट्रोड किसको बोलते हैं? वो इलेक्ट्रोड जो रिएक्शन में भी पार्टिसिपेट करे और इलेक्ट्रॉन को कैरी करे साथ में, है ना। दूसरा इनएक्टिव इलेक्ट्रोड, इनएक्टिव मतलब इनर्ट इलेक्ट्रोड। इनर्ट इलेक्ट्रोड वो इलेक्ट्रोड होता है जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता, केवल इलेक्ट्रॉन को कैरी करने का काम करता है। समझ में आया? तो यहां से ये एक इलेक्ट्रोड हुआ, ये इलेक्ट्रोड हुआ, तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में कौन सा इलेक्ट्रोड यूज होगा? कौन सा नहीं, दोनों टाइप का इलेक्ट्रोड यूज कर सकते हैं, एक्टिव भी और इनएक्टिव इलेक्ट्रोड भी यूज कर सकते हैं। समझ में आया? तो इसमें से ये रॉड, तो इसको बोल देते हैं एनोड और इसको बोल देते हैं कैथोड, है ना। क्यों? क्योंकि इस सोल्यूशन से हमको Cl2 चाहिए। अब Cl2 चाहिए तो Cl2 अपने आप नहीं देगा, तो हम क्या बनाएंगे? इसका एक्वस सोल्यूशन या फिर मोल्टेन स्टेट का पार्ट। जब सोल्यूशन इस टाइप से बन गया, NaCl मोल्टेन बना दिए, मतलब NaCl को पिघला दिए, उसमें दो रॉड डिप कर दिए, ये रॉड को कैथोड बोले, इस रॉड को एनोड बोले। तो देखो साइन क्या होगा फिर? यहां तो हो गया कि ये कैथोड पार्ट, ये एनोड पार्ट। अब यहां से देखो एनोड का साइन कैसा? पॉजिटिव, तो यहां रखेंगे पॉजिटिव साइन एनोड का। फिर कैथोड का साइन कैसा? कैथोड का साइन माइनस वाला, तो यहां माइनस लगा देंगे। ठीक है, अब देखो अब क्या कर रहे हैं, यहां से ये Na+ है, Cl- है, तो Na+ और Cl- इस वाले सॉल्यूशन में प्रेजेंट है ना। तो देखो ये माइनस वाला चार्ज प्लस वाले के पास जाएगा, है ना, क्योंकि इसका माइनस का प्लस, तो एनोड पे क्या होगा? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन किसका होगा? Cl- का। ठीक, एक तो ऐसे भी सोच सकते हैं कि यहाँ माइनस है प्लस है, तो माइनस वाला प्लस के साथ अट्रैक्ट होगा, तो ये इसके पास जाएगा, अब प्लस वाला इसके पास जाएगा। ठीक, ऐसे सोच सकते हैं। या फिर एनोड पे क्या होता है? ऑक्सीडेशन। तो बताओ एनोड पे कौन जा रहा है? Cl-, Cl- का क्या हो जाएगा?
ऑक्सीडेशन, है ना। Cl माइनस का क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन। अब Cl माइनस का ऑक्सीडेशन होगा तो किस में जाएगा, ये Cl माइनस का ऑक्सीडेशन होगा तो किस में जाएगा, Cl2 गैस, Cl2 गैस, है ना। इसको बैलेंस कर देंगे, Cl2 गैस और 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देगा। अब देखो Cl2 गैस यहां से रिलीज हुआ, एनोड पे क्या होगा, यहां पे Cl2 गैस का रिलीज और Cl माइनस का क्या होगा, ऑक्सीडेशन। तो इस वाले पार्ट से यहां से Cl2 गैस निकलता है, ठीक है। अब देखो कैथोड पे क्या होता है, कैथोड पे होता है रिडक्शन। तो रिडक्शन में कौन गया, यहां से Na+ है और Cl माइनस है। तो देखो एक चीज यहां से देखो Na+ कहां जाएगा, Na+ जाएगा कैथोड के पास। चार्ज कैसा है, माइनस वाला, तो प्लस को अट्रैक्ट करेगा। तो Na+ यहां जाएगा, Na+ का क्या होगा, रिडक्शन, और माइनस वाला का क्या होगा, ऑक्सीडेशन। तो जब ऑक्सीडेशन हुआ Cl माइनस का यहां पे जाने के बाद, तो ये हुआ इसका ऑक्सीडेशन होकर Cl2 गैस बना। अब Cl2 गैस यहां से रिलीज हुआ और Na का क्या हो गया, रिडक्शन, क्योंकि कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन। तो Na का रिडक्शन कैसे होगा, तो यहां देखो इस टाइप से कि Na+ इलेक्ट्रॉन लिया और कहां चला गया, Na सॉलिड में, सही है। अब यहां से 2 इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो 2 इलेक्ट्रॉन ले लो, यहां से 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के 2 मोल Na सॉलिड बना दिया। तो Na सॉलिड यहां पे इस टाइप से चिपक जाता है इस वाले रॉड पे, है ना, और यहां से Cl2 गैस रिलीज करता है, ठीक। अब देखो यहां से क्या हुआ कि अब ये Cl2 अपने आप रिलीज नहीं हो रहा था, है ना। तो NaCl से Cl2 बना और Na से Na सॉलिड बना। तो ये रिएक्शन किसके कारण हुआ, यहां से क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी आता है ना। इस बैटरी पोटेंशियल डिफरेंस से क्या आया, इलेक्ट्रिसिटी आया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्म में। फिर इसका क्या हुआ, है ना, इसको कन्वर्ट हुआ प्रोडक्ट के फॉर्म में Cl2 और Na। तो ये क्या हुआ, केमिकल प्रोडक्ट निकला, मतलब हमको केमिकल एनर्जी मिला, है ना, एनर्जी के फॉर्म में इसका यूज कर रहे हैं। तो ये जो निकला है NaCl से Cl2 गैस और Na+ से Na सॉलिड, इसको बोलते हैं प्रोडक्ट, है ना, प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। यहां पे जो प्रोडक्ट निकला है Cl2 और Na सॉलिड, इसको बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, है ना। इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है, तो यहां देखो ये जो केमिकल रिएक्शन हुआ किसकी वजह से, इलेक्ट्रिसिटी की वजह से। इलेक्ट्रिसिटी की वजह से केमिकल डिकम्पोजिशन बोलो या फिर केमिकल रिएक्शन जो हुआ है और हमको Cl2 और Na सॉलिड मिला, तो ये इसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस, है ना, कि ड्यू टू इलेक्ट्रिसिटी केमिकल डिकम्पोजिशन अकर या फिर केमिकल रिएक्शन अकर। तो इलेक्ट्रोलाइसिस का जो प्रोडक्ट बना वो क्या बना, Cl2 और Na सॉलिड, है ना। तो ये इसका क्या है, ये इसका वर्किंग है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का। तो इसी पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, जिसमें रिएक्शन अपने आप हो नहीं रहा था, रिएक्शन हमको करवाना पड़ा, इसलिए रिएक्शन इसमें कैसा होता है, नॉन स्पॉन्टेनियस। तो नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को स्पॉन्टेनियस बनाने के लिए हम लोग क्या देना पड़ा, ऊपर से पोटेंशियल डिफरेंस लगाना पड़ा, बैटरी लगाना पड़ा आउटर सोर्स के फॉर्म में। फिर वहां से हमको केमिकल प्रोडक्ट निकला और उसको हम क्या बोल सकते हैं, केमिकल एनर्जी, है ना, उससे हम एनर्जी गेन किए। अब जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी चेंज हुआ केमिकल एनर्जी में, फर्स्ट थिंग। दूसरा क्या, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, यानी कि Cl2 अपने आप NaCl नहीं दे रहा था, किसके वजह से दिया, इलेक्ट्रिसिटी की वजह से। तो नॉन स्पॉन्टेनियस बन गया स्पॉन्टेनियस, है ना। तो नॉन स्पॉन्टेनियस को स्पॉन्टेनियस बनाने के लिए हम लोग आउटर सोर्स बैटरी लगा करके इसको हम चेंज कर दिए, है ना। कैथोड पे क्या हुआ, नेगेटिव, एनोड पे क्या हुआ, पॉजिटिव। एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होगा, चाहे गैल्वेनिक हो चाहे इलेक्ट्रोलाइटिक हो। कैथोड पे हमेशा रिडक्शन होगा, चाहे इलेक्ट्रोलाइटिक हो चाहे गैल्वेनिक हो, है ना। तो अब देखो यहां से जो NaCl का सॉल्यूशन से ये प्रोडक्ट निकला। अब एक चीज और इसमें वेरिएशन ये आता है कि जैसे अभी इसमें हम NaCl लिए थे, तो NaCl हमारा यहां पे मोल्टन था, लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, यहां पे सॉल्यूशन को एक्वस बना रहे हैं। सॉल्यूशन एक्वस बनाने का मतलब क्या, NaCl हमारा कैसा है, सॉल्यूट, और वाटर क्या है इसमें, सॉल्वेंट, है ना। तो हम लोग देखे हैं कि अगर प्योर वाटर हो तो ये जो ब्रेक करता है, इसका प्योर वाटर में जो आयंस जनरेट होगा H+ और OH-, वो ज्यादा मात्रा में ब्रेक नहीं करता, है ना। जैसे इसका बताए थे कि 1 बिलियन मॉलिक्यूल ले लो, तो इसमें से मुश्किल से 2 मॉलिक्यूल भी वाटर का नहीं टूटता, है ना। आयनिक इक्विलिब्रियम में ये चीज बताए थे कि H+ और OH- में जो H2O का ब्रेक होता है वो प्योर का नहीं होता, है ना। प्योर में अगर हम बताएं क्या कि 1 बिलियन मॉलिक्यूल ले लें तो उसमें 2 मॉलिक्यूल भी सही से नहीं टूटता, ठीक है। लेकिन हम एक तरह से समझा रहे हैं कि इसको H+ और OH- के फॉर्म में। फिर बाद में हम क्या देख लेंगे, एक साथ H2O का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। तो यहां देखो क्या किए हैं, NaCl एक्वस लिए हैं। इसका मतलब क्या,
कि हमारे पास Na प्लस प्रेजेंट है, Cl माइनस प्रेजेंट है, H प्लस प्रेजेंट है और OH माइनस प्रेजेंट है। सही है। तो देखो सोल्यूशन में फिर से हम क्या डाल दे रहे हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रोड डाल दे रहे हैं। फिर से बता रहे हैं इलेक्ट्रोड एक्टिव भी हो सकता है, इनएक्टिव भी हो सकता है। तो यहां से हम बैटरी यूज कर दिए, है ना। ये क्या था हमारा एनोड, ये क्या था हमारा कैथोड। ठीक, कैथोड पे साइन कैसा, नेगेटिव, एनोड पे साइन कैसा, पॉजिटिव। अब देखो यहां से अब हमको कैसे पता लगेगा, जैसे देखो यहां पे Na प्लस भी है और यहां से H प्लस भी है, तो दो दो कैटायन हो गया। यहां पे ऐसा नहीं होगा कि Na प्लस और H प्लस दोनों एक साथ पहुंचे, ठीक है। यहां पे मोबिलिटी का डिफरेंस आता है, Na प्लस और H प्लस है तो दोनों में सबसे पहले यहां कौन पहुंचेगा, तो दोनों में आपस में कंपटीशन होगा, है ना। जैसे यहां पे देखो Cl माइनस है, माइनस के फॉर्म में, और OH माइनस के फॉर्म में है, तो अब दोनों माइनस में से कौन सबसे पहले एनोड पे जाएगा ऑक्सीडेशन करने के लिए, है ना। तो इसमें आपस में कंपटीशन होगा। तो फिर इसको हमको कैसे करना पड़ेगा कि किसका ऑक्सीडेशन कराए, Cl माइनस और OH माइनस के फॉर्म में सबसे पहले, या फिर कैथोड पे रिडक्शन किसका करवाए, Na प्लस और H प्लस में, दोनों में सबसे पहले। तो इसको हम लोग पढ़ेंगे टॉपिक में, उस टॉपिक का नाम है प्रेफरेंशियल इलेक्ट्रोलिसिस, है ना। एक मिनट, प्रेफरेंशियल इलेक्ट्रोलिसिस, ये एक टॉपिक है जिसमें हम यही बताएंगे कि जैसे मान लो एक से ज्यादा कैटायन आ जाए। अभी मोल्टेन, इसका मोल्टेन फॉर्म लिए थे, तो मोल्टेन फॉर्म में क्या था कि एक ही कैटायन एक ही एनायन था, तो हमको सोचना नहीं पड़ा कि कौन एनोड पे जाएगा कौन कैथोड पे जाएगा। लेकिन एक से ज्यादा कैटायन हो जाए और एक से ज्यादा एनायन हो जाए, तो अब एनायन बहुत सारा हो गया, तो इस सब में से एनायन में से कौन जाएगा एनोड पे ऑक्सीडेशन होने के लिए। तो इसको समझने के लिए हम लोग इस टॉपिक को पढ़ेंगे, फिर हम पता लगाएंगे कि कौन इसमें से सबसे पहले जाएगा। तो एक सीरीज लिखवा देंगे, ठीक है। वो सीरीज इसका क्या बताएगा, SRP वैल्यू, SOP वैल्यू, उसके हिसाब से ये इस पे जाएगा, ये इस पे जाएगा, एनोड पे ऑक्सीडेशन करने के लिए, कैथोड पे रिडक्शन करने के लिए, ठीक है। तो ये पार्ट समझ में आया है ना। तो ये टॉपिक है, इसके बाद आएगा। तो देखो हम क्या एक्सप्लेन कर रहे थे यहां से, देखो सबसे पहले इसमें क्या लिखवाए हैं, जो हम समझा रहे हैं वही देखो यहां पे लिखा हुआ है, अ नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन इज मेड टू प्रोसीड बाय प्रोवाइडिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्रॉम अ एक्सटर्नल सोर्स बैटरी। जैसे देखो मान लो कोई रिएक्शन ले लिए, A से F2 प्लस में गया और 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। मान लेते हैं कि इसमें हमको जो पोटेंशियल देना पड़ा वो जैसे हम बता चुके हैं कि डेल्टा जी बराबर क्या होता है, -NFE, ठीक है। अब रिएक्शन होने के लिए डेल्टा जी को क्या होना पड़ेगा, नेगेटिव। रिएक्शन होने के लिए डेल्टा जी नेगेटिव, मतलब रिएक्शन कैसा हो जाता है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। अभी हम बताए हैं कि रिएक्शन हमारा होता है नॉन स्पॉन्टेनियस। NaCl अपने आप Cl2 गैस रिलीज नहीं करता, मतलब NaCl नॉन स्पॉन्टेनियस हुआ। इसके रिस्पेक्ट में तो हमको क्या करना पड़ता है, बाहर से बैटरी लगाना पड़ता है, पोटेंशियल डिफरेंस लगाना पड़ता है, ताकि इसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिले। वहां से हमको Cl2 गैस वगैरह, मतलब कि हमको प्रोडक्ट चाहिए केमिकल एनर्जी के फॉर्म में, तो हमको Cl2 मिले, इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, बैटरी लगाते हैं ना, वहां से Cl2 मिले। लेकिन जब बैटरी नहीं लगाएंगे तो ये नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हुआ। तो इसको स्पॉन्टेनियस बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि ये देखो इस इक्वेशन से हम पता लगाएंगे कि मान लेते हैं ये रिएक्शन को करवाना है, ये कोई रिएक्शन है जो नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए होने के लिए क्या करना पड़ता है, ये जैसे मान लो नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, ये साइन कैसा हुआ होगा, पॉजिटिव। हमको बनाना है नेगेटिव, तो ये पॉजिटिव होने का मतलब क्या, देखो यहां से क्या फॉर्मूला होता है, -NFE। N क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना। जो रिएक्शन में जैसे ये है इलेक्ट्रॉन, कितना इलेक्ट्रॉन है, 2 मोल, है ना। तो N का वैल्यू क्या हो गया, 2, और F क्या है, फैराडेज कांस्टेंट। फैराडेज कांस्टेंट क्या होता है, जैसे यहाँ 2 मोल इलेक्ट्रॉन है, मतलब क्या, चार्ज है ना, 2 मोल इलेक्ट्रॉन पे चार्ज। तो फैराडे क्या होता है, 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे चार्ज को हम क्या बोलते हैं, फैराडेज कांस्टेंट। और E क्या है यहाँ पे, जैसे ये रिएक्शन है तो इसका कोई पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो अगर हम ये डेल्टा जी इस रिएक्शन के लिए बात करते हैं, तो इस रिएक्शन से जो पोटेंशियल डिफरेंस बना वो यहाँ पे E का वैल्यू होता है। अब देखो डेल्टा जी कैसा है यहाँ पे, पॉजिटिव इस रिएक्शन के लिए, मतलब ये रिएक्शन अपने आप नहीं हो रहा, तो हमको क्या कराना पड़ेगा, रिएक्शन को करवाना पड़ेगा। तो रिएक्शन को कराने के लिए हम क्या लगाते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। तो देखो डेल्टा जी का साइन कैसा होना चाहिए उसके लिए, नेगेटिव। तो नेगेटिव होने के लिए ये वैल्यू नेगेटिव आना चाहिए। तो यहाँ देखो -NFE पहले से है, वैल्यू भी कांस्टेंट, N भी, F भी कांस्टेंट। तो E पे साइन, E के साइन पे डिपेंड करता है कि जो रिएक्शन होगा उसका डेल्टा जी नेगेटिव होगा कि पॉजिटिव होगा। अगर E का साइन
पॉजिटिव हुआ तो डेल्टा जी कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। मतलब ई का साइन अगर हमारा नेगेटिव हुआ तो ई का साइन नेगेटिव से बाहर में माइनस लगा हुआ है तो माइनस माइनस प्लस, तो डेल्टा जी का साइन कैसा हो गया, प्लस। मतलब जो भी रिएक्शन हमारा है नॉन स्पॉन्टेनियस, मतलब उसका ई कहीं ना कहीं क्या आ रहा होगा, नेगेटिव। ई कहां आ रहा होगा, नेगेटिव आ रहा होगा। तो हमको ई को ही प्लस में करना होता है। तो जैसे मान लो ये रिएक्शन लिखे, इसका हमको, एक मिनट इसको मिटा दे रहे हैं ना, जैसे देखो ये रिएक्शन हमको कराना है, इस रिएक्शन का ई का वैल्यू देखो, जैसे मान लेते हैं -1.0 वोल्ट है, लेट्स से, है ना। अब ई का वैल्यू -1.0 वोल्ट है, हमको क्या करना होता है, अब ई का वैल्यू -1 वोल्ट है, -1.0 वोल्ट, तो डेल्टा जी देखो क्या है, -NFE। अब ई का साइन कैसा है यहाँ पे, नेगेटिव, तो हमारा डेल्टा जी कैसा आ गया, पॉजिटिव आ गया। अब डेल्टा जी पॉजिटिव को निगेटिव में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ई को जो माइनस में है उसको प्लस में कर दो, तो रिएक्शन अपने आप हो जाएगा, है ना। तो बाहर में इसके हिसाब से क्या लगाएंगे, बैटरी। कैसे, देखो ई का साइन माइनस में है, या तो ई का साइन इक्वल टू या ग्रेटर देन 1.0 वोल्ट कर दो, तो ये रिएक्शन अपने आप होना चालू हो जाएगा, है ना। तो इस रिएक्शन को प्रोसीड करने के लिए हमको पोटेंशियल डिफरेंस बाहर में कितना लगाना पड़ेगा, जो बैटरी लगाएंगे, ताकि ये रिएक्शन हो जाए। अभी रिएक्शन ये नहीं हो रहा, क्यों, क्योंकि इस रिएक्शन का ई का वैल्यू -1.0 वोल्ट है। अब इस रिएक्शन को करने के लिए हमको जो पोटेंशियल डिफरेंस लगाना पड़ेगा वो कितना लगाना पड़ेगा, इसका प्लस मिला दो, पहले तो प्लस में करो तभी ई जाके प्लस में होगा। तो ई प्लस में हुआ तो डेल्टा जी अपने आप पॉजिटिव आ जाएगा, क्योंकि एन और एफ पे साइन डिपेंड नहीं करता, किस पे करता है, ई पे। तो ई का साइन अगर पॉजिटिव हुआ तो डेल्टा जी का साइन कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। मतलब रिएक्शन क्या होगा, अपने आप हो जाएगा। तो हमको ओवरऑल क्या करना होता है, ई का साइन पॉजिटिव, अभी क्या है माइनस में, पॉजिटिव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, या तो इसके बराबर वैल्यू डालो तो पॉजिटिव में आ जाएगा, तो ई जीरो तो डेल्टा जी जीरो, तो रिएक्शन हो जाएगा इक्विलिब्रियम में। तो इसके बराबर से ज्यादा वैल्यू डालेंगे, इसके बराबर से ज्यादा वैल्यू डालेंगे तो क्या होगा, 1 से ज्यादा वैल्यू डाल देंगे ना, -1 से इसके बराबर से इस जो पॉजिटिव में आएगा इसका नंबर 1 वोल्ट आया, तो इससे ज्यादा होना चाहिए, है ना। अच्छा -1 में +1 डाल देंगे तो 0 हो जाएगा, तो ई हमारा 0, तो डेल्टा जी 0, तो रिएक्शन इक्विलिब्रियम में। क्योंकि इक्विलिब्रियम रिएक्शन होता है तो उसका डेल्टा जी कैसा होता है, 0, मतलब वो रिएक्शन इक्विलिब्रियम में है ना। उससे ज्यादा वोल्टेज लगाएंगे, 1 से ज्यादा वोल्टेज लगाएंगे, +1 से ज्यादा, तब जाके ई कैसा होगा साइन, इसका ई का साइन पॉजिटिव होगा। जैसे ई का साइन पॉजिटिव हुआ डेल्टा जी हो जाएगा नेगेटिव, तो डेल्टा जी नेगेटिव हुआ, इसका मतलब रिएक्शन कैसा होगा, फिर अपने आप होना चालू हो जाएगा। तो अब भी रिएक्शन कैसा, नॉन स्पॉन्टेनियस, ड्यू टू ई का साइन माइनस में है 1.0 वोल्ट। हमको क्या करना है, इसको स्पॉन्टेनियस बनाना है। तो स्पॉन्टेनियस बनाने के लिए ई का साइन को क्या करना पड़ेगा, पॉजिटिव, यानी कि 1 वोल्ट से ज्यादा वोल्ट का अगर बाहर में इस रिएक्शन को सोल्यूशन में डालो, अब बाहर में जो बैटरी लगाओ 1 वोल्ट से ज्यादा का बैटरी लगा दो, तो क्या होगा, रिएक्शन अपने आप होना चालू हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो ये इसका इंट्रोडक्शन था। इसके बाद का देखो इसमें एक चीज और, कि जैसे अभी बताए थे, एक मिनट, देखो एक चीज अभी बताए थे किसमें, कि जैसे रॉड है, इसमें बैटरी लगाओ, इसको क्या बोले थे, कैथोड, इसको क्या बोले थे, एनोड। कैथोड पे साइन और एनोड पे साइन। इसमें क्या लिए थे, जैसे NaCl लिए थे, है ना। अभी के लिए NaCl एग्जांपल ले लेते हैं। एनोड का साइन पॉजिटिव, कैथोड का साइन नेगेटिव। तो यहां से देखो इलेक्ट्रोलाइसिस अभी समझाए थे कि इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है, तो केमिकल डिकम्पोजिशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट विथ द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सप्लाइड फ्रॉम अ बैटरी, है ना। यहां से इसमें देखो ये जो इलेक्ट्रोड लगाए हैं, बैटरी लगाए हैं ना, बैटरी कोई कुछ वोल्टेज का बैटरी होगा, वो बैटरी से क्या आ रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, है ना। उसमें जो सोल्यूशन में प्रेजेंट है NaCl, क्या हुआ इसका, केमिकल डिकम्पोजिशन, है ना। केमिकल डिकम्पोजिशन से क्या निकला, हमको प्रोडक्ट निकला Cl2 और Na सॉलिड, Cl2 और Na सॉलिड। वही चीज लिखा हुआ है कि केमिकल डिकम्पोजिशन होगा ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट क्या था, NaCl एक्वस के फॉर्म में लिए थे, तो NaCl इलेक्ट्रोलाइट है।
तो इलेक्ट्रोलाइट से क्या निकला, प्रोडक्ट निकला, है ना। NaCl का क्या हुआ, डिकम्पोजिशन, केमिकल डिकम्पोजिशन विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जो बाहर में बैटरी लगा हुआ है, फ्रॉम अ बैटरी। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस कराना। तो इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब क्या है, इलेक्ट्रोलाइट का केमिकल डिकम्पोजिशन, है ना, विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी कहां से मिला, फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्स, और एक्सटर्नल सोर्स में क्या लगा हुआ है, बैटरी लगा हुआ है, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गया इलेक्ट्रोलाइसिस क्या हुआ। अब यहां से एक चीज देखो, अच्छा यहां देखो, इलेक्ट्रोलाइट जो है वो मे बी इन एक्वा सोल्यूशन और मोल्टन स्टेट बता चुके हैं। अच्छा ये फॉर्म है ना, फ्रॉम नहीं है, फॉर्म। तो मोल्टन स्टेट में होगा या फिर एक्वा सोल्यूशन में होगा। एक्वा सोल्यूशन का मतलब पानी के साथ, और एक मोल्टन स्टेट मतलब उसको केवल सॉलिड को लिक्विड में चेंज कर दो, ठीक है। तो ये वाला पार्ट हो गया। अब देखो यहां से यहां लिखे हुए हैं कि प्रोसेस को तो हम इलेक्ट्रोलाइसिस बोल दिए, है ना, कि बैटरी लगा करके इलेक्ट्रिसिटी पास करवाए, तो सॉल्यूशन का क्या हुआ, केमिकल डिकम्पोजिशन, ठीक। अब प्रोसेस को इलेक्ट्रोलाइसिस बोले, लेकिन केमिकल डिकम्पोजिशन की वजह से इसमें Cl2 निकला और यहां पे Na सॉलिड में जमा हो गया, ये प्रोडक्ट निकला केमिकल एनर्जी के फॉर्म में। तो इस प्रोडक्ट को हम लोग सॉल्यूशन को बोले, जो प्रोसेस हुआ उसको इलेक्ट्रोलाइसिस, तो प्रोडक्ट को बोल देंगे प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। Cl2 और Na सॉलिड जो बना, इसको क्या बोल दिए, प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। समझ में आया, है ना। तो प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस बोल दिए। अब सुनो, इसमें एक चीज और क्या बताए कि 1 प्लस 1 माइनस था तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक से ज्यादा केटाइन हो जाए, एक से ज्यादा एनाइन हो जाए, तब हम क्या करते हैं, फिर उसमें हम देखते हैं कि कौन ज्यादा पावरफुल है। 2 केटाइन हो चाहे 3 केटाइन हो, है ना, एक से ज्यादा केटाइन हो, तो उसमें से जो ज्यादा पावरफुल होगा वो सबसे पहले जाएगा रिडक्शन के लिए, ठीक, फर्स्ट चीज। सेकेंड देखो कि जैसे इसमें जो प्रोडक्ट निकला कि Cl2 निकला और Na सॉलिड बना, तो जो प्रोडक्ट बनता है उसको प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस बोलते हैं। तो ये जो प्रोडक्ट बना, ये कितना बना, अमाउंट क्या है इसका, तो उस अमाउंट को हम लोग पढ़ने के लिए, अमाउंट को पता लगाने के लिए कि अमाउंट कितना बना, तो उस अमाउंट को पता लगाने के लिए हम लोग लॉ पढ़ते हैं, है ना। और लॉ क्या है, फ्राडेज लॉ। फ्राडेज ने लॉ बनाया जिससे हम ये पता लगाते हैं कि जो प्रोडक्ट बन रहा है वो प्रोडक्ट कितना बन रहा है, अमाउंट क्या है उसका। तो वो अमाउंट हम कहां से पता लगाते हैं, लॉ से। उस लॉ को क्या बोलते हैं, फ्राडेज लॉ, है ना, जो कि 2 लॉ दिए थे। एक लॉ को, पहला लॉ क्या है, फ्राडेज फर्स्ट लॉ, दूसरा फ्राडेज सेकंड लॉ, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं फ्राडेज फर्स्ट लॉ। पहला चीज, फ्राडेज लॉ क्या बोला, अमाउंट को पता करना होता है जब कि इलेक्ट्रोलाइसिस में जो प्रोडक्ट बना है उसका अमाउंट क्या है, उसको हम लोग फ्राडेज लॉ से पता करते हैं ना। तो देखो यही चीज लिखा हुआ यहां पे, देखो एक चीज, पहला है इसमें फ्राडेज फर्स्ट लॉ, फ्राडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। चलो देखो यहां देखो, दीज लॉ आर अबाउट द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस और मास ऑफ अ सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड और डिपॉजिटेड ऑन इलेक्ट्रोड, है ना। इस इलेक्ट्रोड पे देखे थे, यहां पे जमा हो रहा था क्या, Na सॉलिड। तो ये जो Na सॉलिड जमा हुआ है इसी को बोलते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, जो कि किसके फॉर्म में हमको निकालना होता है, मास वगैरह के फॉर्म में, कि कितना मास जमा हुआ है यहाँ पे, है ना। तो मास ऑफ अ सब्सटेंस जो कि क्या हुआ है, प्रोड्यूस्ड निकला है ना, प्रोड्यूस, और डिपॉजिटेड जो इलेक्ट्रोड पे डिपॉजिट हो गया ऑन इलेक्ट्रोड, ये इलेक्ट्रोड है, इलेक्ट्रोड पे डिपॉजिट होगा, है ना। तो इसका मास पता करना होता है, तो यही बताता है फ्राडेज लॉ, ठीक है। तो फ्राडेज लॉ में सबसे पहले आता है फ्राडेज फर्स्ट लॉ। सबसे पहले क्या आता है, फ्राडेज फर्स्ट लॉ क्या बोलता है, ध्यान देना, मास ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस एट एन इलेक्ट्रोड is directly proportional to the quantity of electricity that is charge supplied from a battery। ठीक, क्या समझे इसका मतलब, जो इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोडक्ट बना है उसका मास जो होगा वो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी दैट इज चार्ज, मतलब चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। मतलब मान लेते हैं कि जो प्रोडक्ट बन रहा है इलेक्ट्रोलाइसिस पे, अच्छा कैथोड पे बन रहा है कि एनोड पे, उसका बात नहीं कर रहे हैं, है ना, वो हम आगे बताएंगे। अभी जो प्रोडक्ट निकल रहा है इलेक्ट्रोलाइसिस का, उसका हम मास को ले रहे हैं और इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू, यही है ना, यही लिखा हुआ है, मास ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, मास एट एन इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी चार्ज के फॉर्म में, है ना।
चार्ज पर यूनिट टाइम ही तो इलेक्ट्रिसिटी होता है। ठीक है, तो आप देखो यहां से क्या कर रहे हैं, ये रूल है फैराडेज फर्स्ट लॉ, इसी को बोलते हैं। अब इसको हम जब ब्रेक करेंगे तो क्या बना, देखो W बराबर ये क्या बनता है, इस जब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटता है तो उसके जगह पे आता है Z। ठीक है, Z इंटू आई इंटू टी। क्यों, यहां से हटा तो ये Z आया कांस्टेंट के फॉर्म में, और Q को हम क्या लिख सकते हैं, I इंटू टी। तो W बराबर क्या बन गया, Z इंटू आई इंटू टी। ये हमारा बन गया फैराडेज फर्स्ट लॉ। ठीक, जिसमें से W तो पता है कि मास ऑफ जो प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस होता है उसका मास, फिर I क्या है करंट, T क्या है टाइम, और Z क्या है वेयर। Z इज इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। क्या है Z, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट है ना, और W क्या है वेट या फिर मास ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस है ना। I क्या है करंट, T क्या है टाइम। ठीक, तो इस फॉर्मूला को लिख लो, क्या फॉर्मूला बना, W बराबर Z इंटू आई इंटू टी, और W क्या है हमारा मास ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, I क्या है करंट, T क्या है टाइम, और Z क्या है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। समझ में आया है ना। तो अब देखो यहां से Z को हम थोड़ा सा डिफाइन कर देते हैं कि Z क्या है। देखो Z जो है, अभी हम क्या फॉर्मूला बनाए थे, W बराबर Z इंटू क्यू, तो Z बराबर हम क्या बोल सकते हैं W अपन क्यू। सही है, तो Z बराबर W अपन क्यू हुआ, तो यहां से हमको Z करना है डिफाइन, और Z को बोलते क्या है इलेक्ट्रो केमिकल इक्विवेलेंट। ठीक है, तो Z को बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। यहां से डिफाइन हमको करना हो तो क्या करेंगे कि जैसे Q बराबर अगर 1 लेते हैं, Q बराबर क्या लिए हैं 1 कूलम्ब है ना, तो W और Z क्या हो जाएगा इक्वेट हो जाएगा ना, Z बराबर क्या हो जाएगा W। तो यहां से हम एक चीज बोल सकते हैं कि ये क्या है ECE इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट है ना। तो अगर हम यहां से बोलना चाहे कि ECE इज डिफाइंड एज क्या, कि ए W क्या है मास ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, मास ऑफ EC इज डिफाइंड एज मास ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, मास ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस कब, जब 1 कूलम्ब चार्ज पास करे। 1 कूलम्ब चार्ज पास करने से इलेक्ट्रोलाइसिस का जो प्रोडक्ट हो उसका कितना मास जमा हुआ उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। सही है, तो उसी को लिख रहे हैं कि EC इज डिफाइंड एज मास ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस व्हेन 1 कूलम्ब चार्ज इज पास्ड फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्स, जैसे बैटरी हो गया है ना। क्या बोले, EC इज डिफाइंड एज मास ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस व्हेन 1 कूलम्ब चार्ज इज पास्ड फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्स है ना इन अ सॉल्यूशन। तो देखो सॉल्यूशन में क्या करेंगे, जब हम जैसे ये है ना इसमें रॉड दिए, तो बाहर से जो बैटरी लगा करके हम क्या कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी पास करवा रहे हैं। अगर ये इलेक्ट्रिसिटी 1 कूलम्ब चार्ज के बराबर हो, मतलब 1 कूलम्ब चार्ज अगर हम पास कर रहे हैं, तो इस 1 कूलम्ब चार्ज की वजह से जो प्रोडक्ट हमको मिला है, जो प्रोडक्ट हमको मिला इलेक्ट्रोलाइसिस का, उस प्रोडक्ट का वेट को हम क्या बोलेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। सही है, तो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट समझ में आया क्या है ना। तो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट यहां से बोल दिया, तो फॉर्मूला क्या बना हमारा W बराबर Z इंटू आई इंटू टी। तो ये हमारा फॉर्मूला बना जिसको बोलते हैं फैराडेज फर्स्ट लॉ है ना। तो यहां से फैराडेज फर्स्ट लॉ क्या बना, W बराबर Z इंटू आई इंटू टी, जिसमें से W क्या है मास ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, Z क्या है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, I क्या है करंट, और T क्या है टाइम। ठीक है, तो
ये हमारा फ्राइडेज फर्स्ट लॉ हुआ है ना, इस पर अब न्यूमेरिकल करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, इसके आगे नेक्स्ट लेक्चर उसमें हम इस पर न्यूमेरिकल वगैरह देखेंगे अच्छे से, ठीक है। थैंक यू।